नमस्कार मित्रों। कुछ एक शख्सियतें ऐसी भी होती हैं जो मज़हब की दीवारों से और तंग नज़रिए की सोच से बहुत ऊपर उठ जाती हैं और उनकी परवरिश भी कुछ ऐसे माहौल में हुई होती है कि वो इन बातों में यकीन ज़्यादा रखती भी नहीं है। ऐसी ही एक शख्सियत का आज जन्मदिन है और चर्चा में रही हैं बेहद इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई का पूरा जो जीवन है, पूरा जो उसका जो सृजन है, पूरी जो क्रिएटिविटी है, जो कुछ उसने लिखा, सब कुछ एक खुले मन से और खुले दिमाग से और खुले जहन से लिखा गया है। उसने कभी भी अपने आप को ना तो ज़्यादा आधुनिक साबित करने की कोशिश की और ना ही वो दकियानूसी विचारधारा से बंधी हुई थी। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये शायद पहली ऐसी चर्चित शख्सियत थी, मुस्लिम होते हुए भी उसने अपनी जो आखिरी ख्वाहिश थी वो ये थी कि उसे दफनाया ना जाए, उसे चिता में जला दिया जाए। और दलील थी साथ में, दलील ये नहीं उसने कोई पाखंड रचा हो या कुछ चर्चा में बने रहने के लिए बात की हो कि अरे क्या कब्र में मुझे लिटा देंगे, ऊपर मेरे मिट्टी डाल देंगे, ये कोई बात हुई? मैं घुट घुट के अंदर मैं रह जाऊंगी, मेरी रूह घुटने लगेगी और बरसों तक घुटती रहेगी। इसलिए बेहतर यह है कि 5 मिनट की बात है, जलाओ और ख़त्म कर दो किस्सा। तो उसने किसी भी चीज़ को, ना चिता ना कब्र, दोनों चीज़ों को मज़हब से नहीं जोड़ा। सिर्फ एक खुली विचारधारा का उसने ज़रूर, और उसने ख़ुद कई बार, मैंने एक इंटरव्यू उनसे लिया था बहुत अरसा पहले, तो उन्होंने ख़ुद कबूल किया था, भाई ऐसा नहीं है, आप अहमियत देते होंगे मेरे मुस्लिम होने को, लेकिन मैं इस बात को अहमियत नहीं देते। ये एक संयोग है कि मैं एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई, कहीं और पैदा होती तो भी मेरा नज़रिया यही रहता। मैं खुलेपन की, खुली हवा की वकालत करती और मैंने की ज़िंदगी भर, ज़िंदगी मैंने ऐसा ही किया है। उसका एक कारण ये भी था मित्रों कि उनके पिता जो थे वो ब्यूरोक्रेट थे, अच्छे पद पे थे और प्रशासनिक सेवा में थे उस वक्त, और उनकी तबादले भी अक्सर होते रहते थे बड़ी जगहों पे। छोटे जगह पे जाने का मतलब ही नहीं है। और जो सारा का सारा सिलसिला था, इनकी जो पैदाइश है वो तो बदायूं में हुई थी। बदायूं आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश का एक कस्बा है, कस्बा था, अब तो शहर है पूरा का पूरा। और उसके बाद 1991 में ये चली भी गई, रुखसत हो गई, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इनकी जो पहचान है विशेष रूप से इनकी कहानियों और इनके बयानों के बेस पे हुई, कहानियों, बयानों और उपन्यासों के। तो उपन्यास इन्होंने कुल 8 दिए और 8 उपन्यासों पर खूब चर्चा हुई। ज़िंदगी का एक दिलचस्प वाक़या ये था कि एक बार 1942 में या 1945, दोनों में से एक सन है, मेरा ख्याल 1945 की बात है, इनकी एक कहानी छपी, लिहाफ, और उस पर बहुत ज़्यादा हंगामा मचा। और उसे इनका ये था कि मैं फेमिनिन जो आंदोलन है, मैं जो औरतों की आज़ादी है, मैं उस बात को उरियां करना चाहती हूँ। मेरा कोई मकसद कोई हंगामा खड़ा करना नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि दबी हुई, कुचली हुई, सहमी हुई औरतों को थोड़ा सा खुली हवा में सांस लेने की या अपने मन की बात को बयान करने की इजाज़त, छूट तो होनी चाहिए। और हंगामा इतना मचा कि उन पर मुकदमा, उस वक्त ये पार्टीशन तो नहीं हुई थी, भारत पाक विभाजन नहीं था, कि लाहौर के हाई कोर्ट में इनका मुकदमा दायर हुआ, सुनवाई हुई। आरोप ये लगा कि अश्लीलता है इसमें, ब्लेस्फेमी है और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि एक मुस्लिम कल्चर्ड महिला के लिए ठीक नहीं है। और इत्तफाकन उन्हीं दिनों मंटो पर भी यही आरोप लगे थे और उस पर भी मुकदमा चला था। तो उन दिनों ना तो मंटो वहाँ लाहौर में रहते थे और ना ही चुगताई रहती थी वहाँ लाहौर में। इनका ठिकाना तब तक मुंबई में हो चुका था, लेकिन अब मुकदमा है तो जाना था, तो दोनों को वहाँ जाना पड़ा, दोनों को मुकदमा लड़ना पड़ा। और ये भी एक दिलचस्प वाक़या होगा कि इनकी जो वकालत थी दोनों की, वो पंजाब हरियाणा के बड़े प्रसिद्ध वकील हीरालाल सिब्बल साहब ने की थी। और सिब्बल साहब ने ख़ुद एक बार, हमने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एक उनसे रूबरू रखा था, तो उन्होंने ख़ुद इस बात को बताया
कि दोनों ही बड़ी दिलचस्प शख्सियतें थीं। और मंटो ने तो आकर वो कहते हैं कि मेरे सामने कह दिया कि साहब मुकदमा आपने लड़ना है तो लड़ो, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊँगा। तो मैंने इसे कहा कि तुम्हें भाई कोई ज़रूरत एमरजेंसी हो तो मुझसे पैसे ले जाओ भाई, मेरा सिर ना खाओ, मैंने तुम्हारा मुकदमा लड़ना है, मुझे अपना केस तैयार करने दो, मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा, आप फिक्र ना करो इस बात की। और इस्मत की तो खुली छूट थी कि जब भी वकील साहब कोरा चेक हाजिर है, जब भी जो भी अमाउंट आप कहें आप भर लीजिएगा, मैं तो साइन कर जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, कि आप दोनों को मैं मानता हूँ, मैं अदब का एक अदब नवाज शख्स हूँ, मैं अदब को पढ़ता हूँ और मुझे मालूम है कि दोनों के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम लगे हैं वो ठीक नहीं है। और हुआ ये कि मंटो के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात जो थे वो ज़्यादा गंभीर थे, इस्मत के ख़िलाफ़ इतने गंभीर नहीं थे। लेकिन मंटो तो साफ बच गया और इस्मत चुगताई को सज़ा तो नहीं हुई, लेकिन जुर्माना ज़रूर अदा करना पड़ा, जो कि वो कर सकती थी। बहरहाल ये एक दिलचस्प आपको बीच में मैंने वाक़या दे दिया। बाकी ज़िंदगी सारी की सारी बगावत में गुज़री। बगावत सामाजिक तौर पर ख़ुद बताती थी, बड़े हंसते हुए इन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि भाई तुम्हारे वक्त की बात और है, लेकिन हमारे वक्तों में बच्चों की तादाद गिनी नहीं जाती थी और मेरे अब्बा और अम्मी के 10 बच्चे थे और मैं 9वीं थी। तो एक ही भाई जो बड़े थे मुझसे, काफ़ी वो ख़ुद भी लिखते थे और उसके बाद मुझे उनसे प्रेरणा बहुत मिली लिखने लिखाने के मामले में। और शुरू में जब मैंने ग्रेजुएशन की तब भी बड़ा हल्ला मचा था कि लड़कियों को कैसे ये इतना पढ़ाए जा रहे हैं, और उसके बाद मैंने सब्र नहीं किया, मैंने बीएड भी की उन दिनों बीटी होती थी, बैचलर ऑफ टीचिंग, तो मैंने बीटी भी कर ली और फिर हंगामा मचा। बहरहाल मैं हेडमिस्ट्रेस हो गई एक स्कूल में, और स्कूल में हेडमिस्ट्रेस के बाद फिर मैं बॉम्बे, मेरा ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ मैं इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स लग गई, तो वो और भी थोड़ा सा रोबदार पद था। तो इन सारी चीज़ों को उसने बड़े सहज ढंग से लिया और उसका मुख्य मुद्दा ये होता था कि जो संवेदनशीलता जो औरतों में है, जो फेमिनिज़्म है, जो उनकी जो अपनी स्वाभाविक जो उनकी आवेग हैं, उनको अगर बयान भी नहीं कर सकती हैं और उनको कोई राइटर भी बयान ना करे, तो इससे बड़ी तोहमत सामाजिक ढांचे पे क्या हो सकती है। वो समानता का बर्ताव जो है इस बात पे यकीन रखती थी, और उनका ये भी था कि औरतों का जो शोषण होता है उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। तो इन सारी चीज़ों को लेकर वो खूब लिखती रहीं। और 1980 के जो दशक था उसमें शायद 86-87 के आसपास काफ़ी बीमार पड़ गईं, डिमेंशिया, अवसाद, डिप्रेशन। हालांकि ऐसी औरत को, ऐसी लेखिका को डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ, और वो स्किज़ोफ्रेनिया से भी पीड़ित हो गई और आखिरी दिन अच्छे नहीं बीते। हालांकि पूरी ज़िंदगी ज़िंदा दिली से काटी, लेकिन आखिरी दिन शायद वो ज़िंदा रहती तो वो शिकवा भी करती, शिकायत भी करती, भाई आखिरी दिनों मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। लेकिन उसको आखिरी दिन अच्छे नहीं नसीब हुए, और 1991 में वो चल बसी। और वही जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि उनको सुपुर्द खाक नहीं किया गया, उनकी आखिरी इच्छा थी। उस वक्त ये 2 लेखिकाएँ थीं, महिला लेखिकाएँ, दोनों ही अपने लेवल पर चर्चित रहती थी, कुर्रतुल ऐन हैदर और इस्मत चुगताई। और ये भी एक दिलचस्पी का ही मरकज़ है, जिसे जानकारी बांट लेनी चाहिए कि दोनों के ख़िलाफ़ पूरे वर्तमान पाकिस्तान में और उस समय लाहौर के आसपास खूब हंगामे हुए थे। और इस्मत तो खैर वहाँ पाकिस्तान में कभी जाके बसी भी नहीं, लेकिन आना जाना लगा रहता था, क्योंकि वहाँ जो अदब लतीफ़ और कुछ और मैगज़ीन्स थे उनमें खूब वो छपती थी और चर्चा का मरकज़ बनी रहती थी। कुर्रतुल ऐन हैदर वहाँ चली भी गई थी, लेकिन जब उनके उपन्यास आग का दरिया पर हंगामा शुरू हुआ तो उनको लगा कि इस मुल्क में खुला लिखना या खुली सांस ले पाना मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा समेटा और वो चली आई बॉम्बे, और वहाँ इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में उन्होंने खुशवंत सिंह के साथ एक एज एसोसिएट एडिटर नौकरी ज्वाइन कर ली। तो ये उस वक्त की ये 2 शख्सियतें ऐसी हैं जो प्रगतिशील लेखन की एक बुनियाद बनी रही। और अब भी जब उर्दू अदब की या उर्दू कहानी की चर्चा होती है, जो उर्दू उपन्यास की चर्चा होती है, गद्य की चर्चा होती है, तो उस वक्त 4 स्तंभ माने जाते हैं उसके, जो मुख्य रूप से उसमें कुर्रतुल ऐन हैदर और ये दोनों तो हैं ही।
और इत्तफाकन ये है कि अब तीसरे मंटो को माना जाता है और कृष्ण चंद्र भी उसमें शामिल हैं। तो ये उन स्तंभों में से एक मानी जाती रही है और ऐसी शख्सियत, ऐसे ज़िंदा दिल शख्सियत को उसके जन्मदिन पर याद कर लेना अच्छा लगता है। शुक्रिया दोस्तों।